में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद आज संसद में कामकाज देखने को मिला। दोनों सदनों में बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण में सरकार पर जो आरोप लगाए उसको लेकर सियासत गरमा गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाने के लिए नोटिस देने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। होगी बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर दिए गए जवाब की भी। दिखाएंगे खबर यूपी और राजस्थान के बजट में क्या रहा आज खास, बताएंगे साथ ही साथ बंगाल में ममता सरकार क्यों कई मुद्दों पर फिर से घिरती नजर आ रही है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आज भी हंगामेदार रही दोनों सदनों की कार्रवाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का दिया जवाब। राहुल गांधी के आरोपों पर किया कड़ा पलटवार। कहा, देश के हितों के खिलाफ समझौते करने वाले हमें ना दे सलाह। राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार का कड़ा रुख। कहा, संसदीय परंपराओं के विरुद्ध बयान दे रहे हैं नेता विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री ने भ्रामक आरोपों को लेकर नोटिस लाने की तैयारी की बात कही। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश। सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में गाए जाएंगे वंदे मातरम के 6 छंद। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाने या बजाने पर पहले गाया जाएगा राष्ट्रगीत। लंबी राजनीतिक उथल पुथल के बाद बांग्लादेश में आम चुनाव कल। 12 करोड़ मतदाता करेंगे 2034 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। बीएनपी और जमात गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर। और आईसीसी टी20 विश्व कप में गुरुवार को नामीबिया से होगा भारत का मुकाबला। पहले मैच में अमेरिका को हराने के बाद टीम इंडिया जोश में। नीदरलैंड से मिली हार के बाद जीत का खाता खोलने की कोशिश में नामीबिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया है। इस दौरान केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही नहीं बल्कि जलमार्गों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। We are also continuing our push in building infrastructure. Now it's not just roads, it's not just national highways, it's also looking at waterways, so that the cost of logistics in this country can come down, and states which are very much in the hinterland, not connected to any seaport, will have the advantage of moving goods faster at a lesser cost. So we very clearly created freight corridors as part of the very exclusive land on the surface transport, but equally spending resources and planning for infrastructure. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार श्रम प्रधान क्षेत्रों पर भी जोर दे रही है ताकि पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया जा सके। Emphasis on labor intensive sectors and giving them emphasis so that not just they can have more resources to improve, but even looking at legacy industries which are waiting for rejuvenation have been funded. I'll take the example of building champions out of MSMEs, particularly the medium-sized units, which do not want to grow out of the MSME category, even though they have the capacity, even though they have every strength. But even in the last budget, we expanded the definition of MSME so that even if they go beyond a certain level in their turnover, they'll still be defined as MSME. They don't lose out on their benefits. वित्त मंत्री ने कहा कि देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक ऐसा केंद्र बनाने की योजना है जहां शिक्षा, प्रशिक्षण और मरीजों का इलाज सभी एक जगह उपलब्ध होंगे। Wherein all the aspects of medical education and hospitals for treatment of patients can all be focused in one area, where nurses or any other 10 different
allied health services will have their institutions through which people can learn, get themselves skilled, find jobs there itself, and that will become a medical tourism hub. So any state can qualify, and I'm sure states which have traditional strength can also be coming in for it. And this includes Ayush as well. So this is a major forward-looking proposition wherein immediately, because of the medical tourism advantage that India has, this will become a center of multi-purpose, multi-speciality allied health service center through which we can promote medical health, medical tourism. लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें दावा किया जा रहा था कि कुछ राज्यों को बजट में फंड नहीं दिया गया है। 41% it is that we have transferred to the states. We have not reduced any states transferred devolvable tax which has to go. And that I will also bring in the details. Total resources to be transferred to the states, including the devolution of states' share in taxes and releases that are made under the centrally sponsored scheme in 26-27, the coming year, is estimated to be at 25.44 lakh crores. इतना पैसा स्टेट्स को जाएगा इस साल, आने वाले साल, 25.44 lakh crores. This entails an increase of 2.70 lakh crores. ये पिछले इस साल जो मार्च तक है, उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का इंक्रीज है 25-26 में और 3.78 lakh crore more than the actuals of 24-25. So इतना स्पष्ट इंक्रीज स्टेट्स को जा रहा है। इससे पहले पक्ष विपक्ष के बीच संसद में गतिरोध खत्म करने पर बनी सहमति के बाद दोनों सदनों में विधायी कामकाज भी देखने को मिला। लोकसभा में बजट पर चर्चा में दोनों ओर से अपनी अपनी बात रखी गई तो राज्यसभा में भी बजट पर बहस हुई। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला तो तमाम मंत्रालयों से जुड़े सवाल जवाब हुए और सरकार की ओर से अपने कामकाज का लेखा जोखा सदन पर रखा गया। संसद के बजट सत्र में टूटे गतिरोध के बाद दोनों सदनों में खूब कामकाज देखने को मिल रहा है। विरोध और समर्थन के बीच लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर जमकर चर्चा हुई। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रश्नकाल में सांसदों ने जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के लिए रेल बजट आवंटन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के लिए कुल 14,205 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि यह राशि पश्चिम बंगाल में रेल अवसंरचना के विकास और विभिन्न परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रदान की गई है। पश्चिम बंगाल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बजट का आवंटन किया है। ये माननीय सांसद महोदय जान लें कि 2009 से 14 यूपीए के पीरियड में जहां मात्र 4,300 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी वह पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए का बजट देते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में ऑप्टिकल फाइबर को लेकर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव तक इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना है। सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया। हमारा संपूर्ण संकल्प है कि हर एक गांव तक हम लोग हर सुविधा इंटरनेट की और मोबाइल कनेक्टिविटी की हम पहुंचाएं। पर कुछ कठिनाइयां होती हैं, जैसे राइट ऑफ वे इशू है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है। वहां हमें राज्य सरकार के मदद के बिना ये संभव नहीं हो पाता। इधर राज्यसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक सवाल के जवाब में एनएफएस को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की और विपक्ष पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भर्ती के मामले में नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है। ये कोई मुद्दा नहीं है और इस आधार पर कोई भी काम मंत्रालय नहीं करता है। उन्होंने सांसदों से अपील की है कि इसे राजनीति का मुद्दा न बनाएं। Sir, I need your protection.
Nobody should mislead the House. So he mentioned about not found suitable category in central school teachers and appointment scheme. सर ऐसे कोई विषय ही नहीं है, अनावश्यक सामाजिक तनाव पैदा करने का कृपा कष्ट ना करे, इस पवित्र ग्रह को मिसलीड ना करे। अब जबकि बजट सत्र के पहले हिस्से में महज 2 दिन बाकी हैं, ऐसे में निलंबन वापसी की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार पर लोकसभा से निलंबित सांसदों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। शैलेंद्र मिश्र, निशांत राय, ऋषि कुमार और अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि निराधार आरोपों के बाद राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार ने मांगे पुख्ता प्रमाण। पूरी खबर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बजट पर लोकसभा में आज राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की तो कई ऐसे आरोप लगाए जिनके संदर्भ में वो कोई साक्ष्य नहीं रख पाए। राहुल गांधी के भाषण के दौरान कई बार स्पीकर ने उन्हें नियमों के तहत और बजट पर ही अपनी बात फोकस करने की बात कही तो सरकार की ओर से भी राहुल गांधी को तथ्यों से परे झूठे आरोप लगाने के लिए लगातार घेरा गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस देने की बात कही है। लोकसभा में आम बजट 2026 पर चर्चा के दौरान लोकसभा की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने अमेरिका के बढ़ते प्रभाव और हालिया भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी सवाल उठाए। There is no need for data localization, limit on digital tax, no need to disclose any source code. What have you done
on tariffs. At the beginning, 3% was the average. राहुल गांधी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने तुरंत पलटवार करते हुए एक सुर में कहा कि हवाई आरोप लगाने के बजाय राहुल गांधी तथ्य और प्रमाण के साथ अपनी बात रखें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी के डेटा सुरक्षा संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत का डेटा डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के तहत मजबूत कानूनी सुरक्षा में है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस शासन में अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार की जकड़ में थी, जबकि मौजूदा सरकार देश को विकसित भारत की दिशा में आगे ले जा रही है। उन्होंने बजट को दूरदर्शी और विकासोन्मुख बताया। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगाकर सदन की गरिमा कम कर रहे हैं और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी किसी दबाव में नहीं झुकेगा। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे। अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोएबल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना नोटिस दिए अनर्गल आरोप लगाए हैं जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी निराधार बातें करते हैं, वो सदन में आते नहीं हैं। फैंटास्टिक वर्क इज बीइंग डन, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, उसको डेट इकोनॉमी मानता है। वी आर साइनिंग 9 ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। लुक, द इंटरनेशनल सिचुएशन, दोस थिंग्स आर नॉट डिटरमाइंड बाय अस, बट द important thing is that when the international environment is difficult, in the midst of all that you get a very good deal. But अभी तो आगे चलिए, अभी तो बाकी बहुत है, तो ट्रेलर है, आगे चलिए। But this man is trying to look for an opportunity to we sold out this, we sold out that. अरे भाई थोड़ी ट्रेड खुद करो, सेलिंग का पता लगेगा, पार्टी तुम्हारी टूट रही है। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक नेता राहुल के आरोपों को गलत और तथ्यहीन बता रहे हैं। जाहिर है सदन में गतिरोध जरूर खत्म हुआ, लेकिन सदन के अंदर बयानों के बाद राजनीतिक तापमान सदन के बाहर भी गर्म नजर आ रहा है। शैलेंद्र मिश्र और निशांत राय के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। राहुल के आरोपों का बम बीजेपी ने कहा बेदम, क्योंकि वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी कह रही है इन आरोपों में कोई भी दम नहीं है। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। संजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि एक बार फिर से वही स्थिति दिखाई पड़ रही जहां राहुल गांधी जी की एक छवि बनती है कि साहब वो आरोप तो लगाते हैं, तथ्य पेश करते नहीं, और जब उनसे कहा जाता है तो वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ती कि साहब उसके पास वो साक्ष्य हों। आज संसद में भी वही दिखाई पड़ रहा है। आर्यन जी, हमें तो लग रहा है कि आज जो राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया है, बड़ा ही ऐतिहासिक जो पूरा संबोधन रहा है उनका, और जो ऑथेंटिफिकेशन के मामले पे जो बात हो रही है वो सीधा लाइव में पूरे देश ने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने क्या कहा कि आप कीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए। लेकिन उसी समय जो वहां पे चेयर पे बैठे हुए थे जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है, आप अभी अपने मूल बातों को सीधे सीधे रखिए। हमें तो ऐसा दिख रहा है आर्यन जी कि उन्होंने तो जो बजट के पहले जो आर्थिक समीक्षा रखी गई थी उसके तथ्यों की भी प्रशंसा की कि जो अभी वर्तमान वैश्विक स्थिति को रखा गया है वो आर्थिक समीक्षा में बिल्कुल सही ढंग से रखा गया है। चुनौतियां कई तरह की पैदा हो रही है और उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा की तरफ भी ध्यान आकर्षण कराया कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले को भी
अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा उसको एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। अब बताइए आर्यन जी, एक मामला तो हम लोगों को दिखता है कि सीधे सीधे जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ है, जिस तरह से अमेरिका ने उसमें शर्त रखा है कि हम रूस से अगर फिर से तेल खरीदेंगे तो वो फिर से टैरिफ बढ़ा देगा। बताइए भारत किससे तेल खरीदे, किससे तेल ना खरीदे, ये क्या अमेरिका तय करेगा? सर अमेरिका जो कह रहा है, सर आप वो लगातार बातें मान रहे हैं, भारत सरकार कह रही है, उनको भी तो सुनिए। वो लगातार कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। राष्ट्रीय हितों में ऊर्जा सुरक्षा के लिए 140 करोड़ लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। भारत सरकार तमाम मोर्चों पर इस बात को कह रही है लगातार। जी 6 फरवरी को जो उन्होंने आदेश निकाला है, जो ट्रंप ने कार्यकारी आदेश निकाला है, उसके सेक्शन 4 में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अगर भारत सरकार के आदेश में तो नहीं लिखा है ना सर, मैं वही कह रहा हूं। मतलब आप सुविधानुसार एक वो पॉइंट वहां से ले रहे हैं जो आपको मुफीद रखता है, आप भारत सरकार की बात नहीं मान रहे सर। अच्छा, मैं तो कॉमन सेंस की बात कहता हूं आर्यन जी की ये छोड़ दीजिए आप जी। अभी इसके पहले अगर मोदी जी की सरकार को छोड़ दे, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही, मनमोहन सिंह जी की भी सरकार रही, कभी भी क्या अमेरिका के साथ इतना ज्यादा टैरिफ अमेरिका का लगा हुआ था भारतीय उत्पादों पे? 3% टैरिफ को 18% टैरिफ जब पहुंच जाए और उसको भी डंके के चोट पे कहा जाए कि ये देश के लिए उपलब्धियों की स्थिति है, कभी नहीं देखा। अनुरुद्ध जी को शामिल करते हैं। अनुरुद्ध जी, आप विदेश नीति पे फेल हो रहे हैं, आप सबूत रखने की बात आती है तो आप मना कर देते हैं और फिर कहते हैं कि साहब उल्टा आरोप लगाते हैं। उनका आरोप आपके ऊपर ये है। हरेंद्र जी, ऐसा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है। आप इनका पूरा इवेंट उठा के 2014 से देखिए, ये आते हैं पेगासिस के मामले को लेके सेम ऐसे आरोप लगाते हैं। कोर्ट ने कहा, जो डेटा की आज बात कर रहे थे, ऐसे तमाम आरोप इन्होंने लेगेसी है इनके पास में यही काम करने का। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अपना मोबाइल फोन जमा कर दो, हम अपने यहाँ चेक करा लेते, स्क्रूटनी करा लेते, कुछ आपके यहाँ वायरस है, मालवेयर है, स्पाईवेयर है, क्या है, ये भाग जाते। इनकी आदत है कि जब फ्रस्ट्रेशन इनके पास, तो जनता ने नकार दिया है और फ्रस्ट्रेशन अनर्गल आरोप लगाते हैं, और जब आरोप लगाते हैं तो इनकी तुरपाई उधड़ जाती है, और जब तुरपाई उधड़ती है तो कहते पीछे की बात मत करो। आईएमएफ के आगे आप सरेंडर किए थे, नहीं किए थे लोन लेने के लिए, डब्ल्यूटीए के आगे सरेंडर किए थे, नहीं किए थे, आप जंगल प्रस्ताव को, डब्ल्यूटीए का पूरा फ्रेमवर्क एक्सेप्ट किया था आपने इंडो यूएस डील में आपने क्या किया था। और जो बात बार बार गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए, वेनेजुएला के अंदर एक कंपनी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का ह्यूज वहां पे इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला के अंदर है। जब ये नए राष्ट्रपति आए 2013 में, इतना कियोस्क उन्होंने क्रिएट कर दिया कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का वहां पे प्रॉपर ढंग से जो होना चाहिए था काम, वो सही ढंग से नहीं चला। भारत स्वतंत्र देश है, जब जरूरत पड़ी अमेरिका ने कहा कि तेल मत रूस से खरीदिए, लेकिन रूस से तेल सस्ता मिल रहा था, पूरे विश्व में महंगाई थी, महंगाई भी कंट्रोल नहीं, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि आप अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। अमेरिका ने आदेश निकाल दिया, वो ये कह रहे हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं है, राहुल गांधी तो दुग्गल साहब हैं, एक दिन तो स्वास्थ्य को जानकार हो जाएंगे, एक दिन अर्थशास्त्र के जानकार हो जाएंगे, एक दिन समाजशास्त्री बन जाएंगे, तो जैसा मन करता है वही। जी हरेंद्र जी, बस 10 सेकेंड आप ये देखिए, अगर ओएनजीसी विदेश निगम लिमिटेड का वहां पे तेल प्रोडक्शन, सपोज करिए कि ऑस्ट्रेलिया में कोयला पैदा होता है जी, मेरे से अच्छा संजय जी बता सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोयला पैदा होता है, कोयला वहां एक ही कंपनी भारत को सप्लाई करती थी, रियो टिंटो सप्लाई करती थी, मनमाने दाम पे सप्लाई करती थी। अब भारत की कोई कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके कोल माइन खरीद लेती है और भारत को सप्लाई करती सस्ते दाम पे और बढ़िया सप्लाई करती है। वेनेजुएला के अंदर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट वहां पे था। इनसे पूछिए, जब ईरान से तेल 2004 तक खरीदा जा रहा था, इंडो यूएस डील हुई थी, उस टाइम पे ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद पा रहे थे? 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी। संजय जी सवाल ये है कि एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप संसद के पटल पर, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक ऐसे आरोप है जिसका आधार कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। संजय जी देखिए, राजनीति जो है ना, वो एक मैसेजिंग की बात होती है कि आप क्या कहते हैं और जनता तक क्या बात पहुंच रही है। राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले बताया कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है, एक मृत इकोनॉमी है। चलिए वहां से कम आज आगे बढ़े कि मृत इकोनॉमी नहीं है, इंडिया एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है। दूसरी बात, राहुल गांधी क्या बोले, आप किसी भी जो वहाँ विपक्ष के और कांग्रेस के ही साथी बैठे हों, उनसे अगर पूछ लीजिए तो उन्होंने क्या कहा, वो मतलब बहुत मुश्किल होता है। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत प्रोफाउंड बात कह रहा हूँ और इसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। दूसरी बात, राहुल जी आज उन्होंने डेटा शब्द का कितनी बार प्रयोग किया होगा अपने घंटे भर के जो भी भाषण है, एक बार कोई गिनती गिन ले। डेटा कभी स्ट्रेटेजिक वर्ड था, आज डेटा वर्ड उन्होंने पकड़ा है।
डेटा वर्ड मतलब अमेरिका से जाते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया एक तरह से कि वो प्रधानमंत्री होते तो ऐसे ट्रंप से बात करते, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो INDI गठबंधन है उसके अगर सरकार होती तो ट्रंप को ऐसे कहती वैसे कहते, टेबल पर जाकर के वो कहती कि ये लोग भारत के पास सबसे बड़ा डेटा है और चाइना का उनका जो ऑब्सेशन है। मतलब मुश्किल ये है कि आप किससे कम्युनिकेट करें। बीजेपी के लिए क्योंकि रूलिंग पार्टी है, राहुल गांधी बहुत सारे अनसब्सटेंटिएटेड या अपनी कहानी कह गए, तो उनकी मजबूरी है कि उस चीज को ऑन रिकॉर्ड रिबर्ट कर, क्योंकि अगर रिबर्ट नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट का एक रिकॉर्ड मतलब उनका जो भी है वो क्योंकि प्रक्रिया का हिस्सा के तहत अपने आप में थोड़ा समय की सीमा है। राहुल गांधी जल्दी से, क्योंकि इसलिए उनको वो चीज रिबर्ट करना है। अगर आप पूछेंगे लोगों को क्या समझ में आए, ठीक है राहुल जी जल्दी से, क्योंकि अब उनको जवाब देना है कि वो जो कह रहे हैं आरोपों में सत्यता है या नहीं, अन्यथा एक प्रिविलेज मोशन लाने की भी एक व्यवस्था के तहत बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। आर्यन जी, भारतीय जनता पार्टी डंके के चोट पे ला, राहुल गांधी तो प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी यहाँ पे कहा गया ईरान के मामले को उठाया गया। मैं ध्यान दिला दूं आर्यन जी, 2019 में जब 2019 में ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, कोई जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध नहीं था। पूर्व विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने सदन के भीतर खुलकर कहा था आर्यन जी कि हम अमेरिका के प्रतिबंध को नहीं मानते हैं, केवल और केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंध को मानते हैं। लेकिन 2019 में इसी सरकार ने ईरान से सबसे सस्ते तेल खरीदने से इनकार कर दिया अमेरिका के दबाव में आके। अब रूस के दबाव में आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मामला जो राहुल गांधी ने उठाया, तो आप सोच के देखिए कि बांग्लादेश से हम लोग कैसे टक्कर लेंगे टेक्सटाइल के मामले में। बांग्लादेश को टैक्स फ्री हो जाएगा और भारत के ऊपर टैक्स लगेगा। उसका जवाब तो देंगे ना, मतलब ये थोड़ा जल्दी हाँ ना में बता दीजिए। बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो आप दबाव में काम कर रहे हैं और वो सबूत के साथ जी ये भारत की मोदी सरकार की मोदी जी की विदेश नीति की बात करते हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस के कभी दम नहीं रहा। भारत आज ब्रिक्स का पार्ट है और G7 का, दोनों का पार्ट है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट पार्ट रहे और भारत दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात करते हैं ईरान के साथ 2004 तक तेल खरीदा गया नहीं खरीदा गया, जब भारत ब्रिक्स का सदस्य कब बना था? आपने तेल खरीदा क्यों ईरान से? और अगर जरूरत पड़ेगी भाई, ONGC की इन्वेस्टमेंट है वेनेजुला में, जरूरत पड़ेगी तो वेनेजुला से भी तेल लिया जाएगा, US से भी लिया जाएगा, रसिया से भी लिया जाएगा। भारत के लोगों के हितों को ध्यान रखते हुए जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां खरीदेंगे। झुकने की क्या बात, झुकने के आगे तो किसिंजर और निक्सन के आगे इंदिरा जी झुकी थी, सोनिया जी किसके आगे झुकी है तो नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। और कैनेडी का थोड़ा समय की सीमा है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो वेणु,
कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर वेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। राम राम कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना पश्चिमी मोर्चे पर एक स्पष्ट संदेश देने के लिए तैयार है। वायु शक्ति 2026 वायुसेना का प्रमुख फायर पावर प्रदर्शन 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 100 से अधिक विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इनमें 77 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जो घातक हथियारों से लैस होंगे। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल निश्चित रूप से अन्य नायकों के साथ साथ एक नायक था। वायु शक्ति अभ्यास में राफेल, SU-30, MiG-29, तेजस, जगुआर और अन्य लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सफल योगदान को प्रदर्शित करेंगे। Message from Op Sindoor was clear. It was clear even before we took the first sortie up. It was that terrorism will not be tolerated, and every act of terror conducted on our soil will be responded to, and there will be a price to pay for the perpetrators. So that was the message from Sindoor. Rafale definitely was a hero amongst other heroes during Op Sindoor. सिर्फ वायुसेना ही नहीं, भारतीय सेना भी अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेगी। L-70 गन जैसे अत्याधुनिक हथियार इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। वायुसेना के वाइस चीफ ने कहा कि एयरफोर्स और अधिक आधुनिक लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। You will see the L-70s once again, a very potent platform that was used during Op Sindoor. You will see that also during this. Navy, unfortunately, is presently taken up with their international defense review that is also happening somewhere close by. इस प्रदर्शन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की युद्ध की तैयारियों और मारक क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। मित्र देशों के प्रतिनिधि भी इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। ये विशाल दिन रात चलने वाला अभ्यास हर 3 साल में आयोजित किया जाता है और इसमें सिमुलेटेड युद्ध परिस्थितियों में सटीक हमले और ऑपरेशनल तैयारियों का प्रदर्शन किया जाता है। विशाल बरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अक्षय डोगरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अक्षय, अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना फिर से तैयार है अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने को लेकर, और खासतौर से राफेल को लेकर बात निकल के आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो के तौर पर उसने काम करके दिखाया है। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। और जिस तरह से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया था, अब एक तरह से असंभव लगता है सोचकर कि आप ना सिर्फ एक बड़े दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, बल्कि ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो एक न्यूक्लियर पावर भी है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी की कमी है, उनके पास भी कई सारे चाइनीज हथियार हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की अगर बात की जाए तो उनकी कैपेबिलिटी वर्ल्ड क्लास है, उसका कोई मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दुश्मन के जानते हुए कि ऐसा कुछ हो सकता है और वो रेडी था, तब भी इतनी सटीकता से ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया और उसको जिस तरह सस्टेन किया गया,
जब वायुसेना वापस आ गई थी उसके बाद भी। तो कहीं ना कहीं ये एक काबिले तारीफ ऑपरेशन था। ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल एक बन जाएगा कि किस तरह से मॉडर्न वॉरफेयर होता है और किस तरह से कैपेबिलिटी दिखाई जाती है नई जो फोर्सेज है उनके द्वारा, और किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन, थिएटराइजेशन, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये सब अब कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स है और हमें गर्व है हम ये पूरी दुनिया के सामने दिखा सके कि किस तरह से ये ऑपरेशन पूरी तरह से कंडक्ट किया गया। और अगर बात की जाए तो विदाउट एनी कैजुअलिटी हमने ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो पहले फेज का था वो पूरी तरह से सक्सेसफुली हमने किया। और पाकिस्तान इसके जवाब में कुछ बिल्कुल एक तरह से कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे में अब ये जो एक्सरसाइज भी होने वाली है वो भी एक बड़ा संदेश पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल यही सवाल अक्षय, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये अपने आप में खासतौर से पाकिस्तान को एक संदेश होगा भारत की क्षमताओं के प्रदर्शन के साथ में और दुनिया को अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने के लिहाज से। और पाकिस्तान, देखिए हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक कुत्ते की पूंछ की तरह है। वो टेढ़ी हरकतें, उल्टी हरकतें करने से बाज पाकिस्तान आता नहीं है। और ये हमेशा से साफ होता रहा है कि चाहे वो उसामा बिन लादेन को रखना हो या फिर वो हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को वहाँ पालना हो, दूसरे देशों के खिलाफ ना सिर्फ ब्लैकमेलिंग बल्कि आतंकवादी गतिविधियां भी, दुनिया की सारी एक तरह से जो टेरर लिंक्स है आज भी पाकिस्तान अगर उसको इनफ डिग किया जाए, खोदा जाए तो उसमें अंत में पाकिस्तान, ISI, पाक मिलिट्री का हाथ आता है। तो ऐसे में हमें हमेशा से एक तरह से हमें रेडी रहना पड़ेगा और एक तरह से स्टेट ऑफ वॉर में हम कहीं ना कहीं हमेशा से रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात की जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक तरह से फोर्स की भाषा समझता है, लाठी की भाषा समझता है, प्यार की भाषा पाकिस्तान नहीं समझता है। और इसीलिए हमें डेमोन्स्ट्रेट करते रहना दुनिया और पाकिस्तान के आगे बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे पश्चिम बंगाल से, जहाँ पर फिर से ममता बनर्जी की सरकार कई प्रकार के सवालों के घेरे में है। छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 अंतरा वाले संस्करण को बजाना या गायन अनिवार्य कर दिया है, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड होगी। राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद बजाए जाएंगे, जिनमें वे 6 छंद भी शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस ने 1937 में हटा दिया था। नए दिशा निर्देश के अनुसार अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों हों तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। दर्शकों से अपेक्षा की गई है कि वे दोनों के प्रदर्शन के दौरान सम्मान के प्रतीक के रूप में सावधान मुद्रा में खड़े रहें। शिक्षण संस्थाओं से रोजाना की सभाओं और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने की अपील की गई है। बैंड द्वारा प्रदर्शन के समय ढोल या बिगुल की ध्वनि से औपचारिक शुरुआत का संकेत दिया जाएगा। हालांकि सिनेमा हॉल में फिल्म के साउंड ट्रैक के रूप में वंदे मातरम बजाने पर दर्शकों को खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मनोरंजन स्थलों में दर्शकों को खड़े होने के लिए मजबूर करने से फिल्म देखने आए दर्शकों के मनोरंजन में रुकावट पैदा हो सकती है और संभावित रूप से दर्शकों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत के औपचारिक प्रोटोकॉल में स्पष्टता लाना है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की ममता सरकार कई मुद्दों को लेकर सवालों के घेरे में है। बीजेपी विधायक के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की बदसलूकी ने कानून व्यवस्था की कलाई खोल दी है, तो बीते दिनों बेलडागा में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने के निर्देश देने हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। एसआईआर की प्रक्रिया के लिए ममता सरकार को ग्रुप बी के अधिकारियों को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन ममता सरकार ने ग्रुप सी के अधिकारी उपलब्ध कराए, जिसको लेकर भी मामला तूल पकड़ चुका है। तो एक बांग्लादेशी नागरिक के पहचान होने के बाद बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि अब जनप्रतिनिधि भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब आसनसोल से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर लगा है। दरअसल बुधवार को अग्निमित्रा पॉल अपने विधानसभा क्षेत्र के न्यू एग्रा इलाके में जनसंपर्क के लिए गई थी। इसी दौरान तृणमूल समर्थकों ने भाजपा विधायक का विरोध करने के साथ उन पर अभद्र टिप्पणियां की। भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और नौबत हाथापाई तक आ गई। आरोप है कि जब अग्निमित्रा पॉल ने हंगामा शांत कराने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। इस घटना को नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने लोकतंत्र पर हमला बताया है और आरोप लगाया है कि चुनावी हार के डर से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भवानीपुर में अब देख लीजिए किस तरीके से ये लोग बीजेपी का झंडा को आग से लगाया। भवानीपुर में हारने का डर से ममता बनर्जी कर रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के मामले इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि कई मामलों में अदालत को भी दखल देना पड़ा है। ऐसा ही एक मामला राज्य के बेलडांगा में पिछले महीने हुई हिंसा का है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा है कि वह तय करे कि इस मामले में एनआईए द्वारा आगे की जांच जरूरी है या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में हाई कोर्ट को देने का निर्देश दिया है। एनआईए को इस रिपोर्ट में बताना होगा कि क्या इस मामले में यूएपीए कानून के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय बल तैनात करने और एनआईए जांच पर विचार करने की छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले की मेरिट पर कोई राय नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट खुद एनआईए की जांच रिपोर्ट देखे और स्वतंत्र रूप से फैसला करे कि आगे क्या करना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया। एनआईए को केस डायरी नहीं दिया, केस का कॉपी नहीं दिया, तुरंत चला गया एसएलपी करके। किसका पक्ष में जा रहा है? जो राजमार्ग 2-3 दिन बंद करके रखा था, जो रेल मार्ग बंद करके रखा था,
जो छोटा छोटा हिंदू दुकान के ऊपर बेलडांगा में लूटताराज का काम किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाई बाई कर दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार की मनमानी यहां तक बढ़ गई है कि वो अब देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवमानना से भी पीछे नहीं हट रही। मामला एक बार फिर एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ा है। अब उन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार चुनाव आयोग की मांग के मुताबिक ग्रुप बी के स्तर के अधिकारी उपलब्ध कराए, ताकि माइक्रो ऑब्जर्वर की जगह उनका इस्तेमाल हो सके। इसी आदेश के पालन में राज्य सरकार ने 8,505 अधिकारियों की एक सूची चुनाव आयोग को सौंपी है। आरोप है कि सरकार द्वारा भेजी गई ग्रुप बी अधिकारियों की इस लिस्ट में बड़ी संख्या में ग्रुप सी कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए हैं। सीईओ कार्यालय ने इसके लिए राज्य प्रशासन से इन 8,505 कर्मचारियों का बायोडाटा मांगा है। उनका पद, विभाग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जानकारी मांगी है। वहीं बीजेपी ने इसे ममता सरकार की एक चाल बताया है। बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर अयोग्य अधिकारियों की सूची दी जा रही है, ताकि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को विफल किया जा सके। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बंगाल में एक बांग्लादेशी नागरिक की पहचान हुई। चुनाव आयोग ने उत्तर 24 परगना के हृदयपुर की इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार मंजूरानी साहा नामक एक बुजुर्ग महिला पर आरोप है कि वह मूल रूप से बांग्लादेश की नागरिक है। बांग्लादेश में उनका मतदाता पहचान पत्र भी है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज होने के बाद सीईओ कार्यालय ने उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बम्पर बजट में क्या रहा खास। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो वेणु, कोई झंझट नहीं। इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर वेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9% ज़्यादा है। इस बजट में सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा और मजबूत ढांचागत विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। क्या है बजट में खास, देखिए आप इस रिपोर्ट को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश हुआ ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में लगातार 10वीं बार पेश किया गया बजट है। 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ये बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को मजबूत आधार देता है। इस बजट में शिक्षा के लिए 12.4%, चिकित्सा के लिए 6% और कृषि के लिए 9% बजट आवंटित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए 14,997 करोड़, 14 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के लिए 1,023 करोड़, लखनऊ में कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए 315 करोड़ और असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार के लिए 130 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 37,956 करोड़ और आयुष्मान भारत के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आंकी गई है। साल 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए से 2 गुना ज्यादा है। साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षित यूपी के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश करने की भी घोषणा की गई है। इसमें 1,374 करोड़ अनावासीय भवन, 1,243 करोड़ आवासीय भवन और अग्निशमन सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत अवस्थापना विकास के लिए 2,000 करोड़ और वैश्विक निवेश आकर्षण FDI को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बम्पर बजट के साथ ही विकास की बड़ी तस्वीर पेश करने का प्रयास किया है। अगर योजनाएं तय समय पर लागू हुई तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू सकती है। ब्यूरो इनपुट्स और विकास सिंह के साथ रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, लखनऊ। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी